Hello everyone, welcome to class 12th physics NCERT physics chapter number 3 फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने सारे टॉपिक कवर अप किए जो अपने लाइव लेक्चर के अंदर हुए थे। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइव लेक्चर के अंदर जितना भी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे मैंने सम अप किया है। ठीक है, रिवाइज किया है। तो कौन से टॉपिक है देख लो। इलेक्ट्रिक करंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, currents of current, Ohm's law, resistance, factor on which resistance depends, electrical resistivity, फिर आपकी कौन है कंडक्टेंस, और फिर कौन है आपकी कंडक्टिविटी। तो यहाँ तक मैंने कवर अप किया है। आपकी करंट डेंसिटी का टॉपिक बाकी है, तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा तो उनके अंदर वो टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप अच्छे से ये सारे टॉपिक आप रिवाइज करो और इनको अच्छे से लर्न कर लो। मैंने आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, तो ये दोनों यूनिट ना आपकी कौन से चार्ज रिलेटेड थी? स्टैटिक चार्ज रिलेटेड। ये कौन से चार्ज रिलेटेड थी? स्टैटिक चार्ज। ठीक है, फिर जो अपना नया यूनिट है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, तो इनके अंदर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ रिलेटेड टू मूविंग चार्ज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे कि करंट होगा। ठीक है, करंट के रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड आपकी जो स्टडी है वो कौन से यूनिट में है? चैप्टर नंबर 3 के अंदर। फिर अगर कोई वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्लियर। तो उनके रिलेटेड हमें स्टडी कहाँ पे करना है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो आप चैप्टर नंबर 3 ध्यान से स्टडी करना। ठीक है, उनका थोड़ा डिपेंडेंस कहाँ पे रहेगा? उनका थोड़ा डिपेंडेंस वहाँ पे जाएगा चैप्टर 4 के ऊपर। क्लियर, मतलब चैप्टर 4 के अंदर थोड़े 1-2 टॉपिक होंगे जो कहाँ पे डिपेंड करते हैं? चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। क्लियर। चलो, तो स्टैटिक चार्ज क्या होती है? जिनकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। स्टैटिक चार्ज इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट नोट्स के ऊपर मैं आपको लेके जाऊँगा। तो स्टैटिक चार्ज की वेलोसिटी आपकी क्या होती है? 0। ठीक है, तो मूविंग चार्ज, तो अगर चार्ज आपकी मूव करेगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या बनाती है? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज क्या बनाएगी? आपको करंट देगी कि नहीं? क्लियर। अब देखो, अगर चार्ज फ्लो करे तो आपकी क्या बनेगी? करंट। लेकिन चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगी कब? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कब जाएगी? तो मानो कि 2 पॉइंट कंसीडर करो, ए एंड बी, और यहाँ पे पोटेंशियल वी है और यहाँ पे कौन है? पोटेंशियल बी। तो याद रखो, चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाएगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज कहाँ से कहाँ पे जाएगी? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर वी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कंपेयर टू वी बी, ठीक है, वी का पोटेंशियल अगर वी बी से ज़्यादा होगा तो चार्ज ए वाली डायरेक्शन में, मतलब ए टू बी जाएगा। क्लियर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर कोई 2 पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन रखूँ तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। वहाँ पे चार्ज का फ्लो कंटिन्यूस चालू रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी क्या होगी? करंट बनेगी। तो उनके रिलेटेड हमें स्टडी करना है। देखो यहाँ पे, इट इज़ फाउंड दैट चार्ज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। और जब पोटेंशियल सेम बन जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। ठीक है, और किसी भी तरह से इफ़ वी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 कंडक्टर वी गेट अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज। आपको एक करंट, कंटिन्यूस करंट मिलेगी। ठीक है, क्लियर। आपको पता है कि जैसे आपकी वायर के अंदर मिलती है, ठीक है, आप जैसे उनको बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा? दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस बनी रहेगी, तो चार्ज आपकी क्या करती रहेगी? फ्लो करती रहेगी। ठीक है, क्लियर। और ये फिजिक्स की ब्रांच जहाँ पे आप मूविंग चार्ज को स्टडी करोगे, इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करोगे। क्लियर, तो उनको आप क्या बोलते हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उनको आप क्या बोलते हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो, फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की,
तो डेफिनेशन में देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि चार्ज फ्लो करेगा तो उनकी वजह से करंट मिलेगा। आप सबको लाइव लेक्चर के अंदर मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो भी नोट्स में मतलब यहाँ पे वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ वो आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। लाइव लेक्चर अपना साथ में हो गया ये यूनिट का। तो आपके पास इक्वेशन है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कौन है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी क्रॉस सेक्शन। टी कौन होगा? आपका टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इफ़ नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम टी, देन द फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर मानो कि मैं यहाँ पे कंडक्टर कंसिडर करूँ, देखो अगर मैं आपका एक कंडक्टर कंसिडर करूँ और ये इनकी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और मानो कि इनके अंदर कितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन को क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करके जा रही है, कितने टाइम में? टी टाइम में। और दूसरी बात, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? तो आई क्या होगा आपका? क्यू बाई टी। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इनकी डेफिनेशन भी है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी बोला ना। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपकी जो क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? तो आपकी ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगी पर यूनिट टाइम, उनको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट। उनको आप क्या बोलोगे? करंट। क्लियर? चलो फिर देखो, इलेक्ट्रिक करंट आपकी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लास 11th याद करो, आपकी 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उसके अंदर से एक कौन है? आपकी इलेक्ट्रिक करंट। उनका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट। तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो क्यू का यूनिट कौन है? क्यू कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। उनकी यूनिट कौन है? कूलम। टी कौन है? आपका टाइम पीरियड। और उनका यूनिट कौन है? सेकेंड। तो ये जो कूलम पर सेकेंड होगा उनको आप क्या बोलते हो? एम्पियर भी बोलते हो। यस और नो? क्लियर? चलो अगर मैं यहाँ पे ये वाले इक्वेशन के अंदर Q की जगह पे 1 कूलम 1 रिप्लेस्ड करूँ, T की जगह पे 1 रिप्लेस्ड करूँ, मतलब चार्ज कितना? 1 कूलम, टाइम पीरियड कितना? 1 सेकेंड। तो I का वैल्यू मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1 एम्पियर मिलेगा कि नहीं? तो मतलब मैं डेफिनेशन ऐसे कर सकता हूँ कि इफ़ 1 कूलम चार्ज इज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना? 1 सेकेंड, चार्ज कितना आपका? 1 कूलम। तो ये जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी? आपकी 1 एम्पियर के बराबर। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? अगर सिंपल बोलूँ तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाए तो ये कंडक्टर के अंदर करंट आपकी कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है उसका। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ current in a 1 second, then the current flowing through that cross section is said to be 1 ampere. Clear? चलो फिर यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक करंट की और यूनिट गिवन है। स्मॉल यूनिट कौन है? मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर। क्लियर सबको इतना? चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपकी स्टेडी चार्ज फ्लो हो, ठीक है, स्टेडी करंट मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मानो कि एक कोई कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन में कंसीडर करूँ यहाँ पे ये वाली, कि जहाँ पे चार्ज क्रॉस करके जा रहे हैं ना वो सेम टाइम के अंदर अलग अलग है। मतलब देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू ना चेंज होती रहेगी, ठीक है, फ्लक्चुएट करेगी। तो उनके लिए क्या करेंगे? मानो कि टोटल चार्ज इनका जो क्रॉस करके जा रहा है कंडक्टर को, अगर उनको मैं डेल्टा क्यू कंसीडर करूँ और टाइम इंटरवल क्या कंसीडर करूँ? डेल्टा टी। तो उनकी जो करंट होगी टाइम इंटरवल के लिए, तो डेल्टा टी और डेल्टा क्यू आपका चार्ज है, तो करंट आई क्या बनेगा? उनका डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे उनकी करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? डेल्टा टी टेंस टू 0 करोगे, ठीक है। तो वो आपकी करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी टेंस टू 0। इसको आप डी क्यू डिवाइड बाय डी टी भी बोल सकते हो, ठीक है।
क्लियर। तो अगर कोई चार्ज का इक्वेशन आपको गिवन होगा, अगर उनको विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड अगर आप उनको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको गिवन इंस्टेंट पे करंट मिल जाएगा, ठीक है, थ्रू द कंडक्टर। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दो डायरेक्शन है करंट की आपकी, यहाँ पे दो डायरेक्शन है। एक कौन से डायरेक्शन है, एक आपकी कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन होगी, और एक आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे मैं खाली इतना समझा दूँ कि ये जो कन्वेंशनल करंट होगा ना, तो वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी, ठीक है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना आपको कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यस और नो, ठीक है। चलो इनके लिए ना मैं आपको थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इतना देख लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और वो कौन सी करंट है, आपकी कन्वेंशनल करंट है जो हम सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन है, नेगेटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इनको बाद में एक्सप्लेन करते, लेकिन पहले आप इतना देख लो। देखो यहाँ पे अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज रखूँ, एक प्लस क्यू और एक कौन है, माइनस क्यू, तो आप मुझे देख के बोलो कि ये दोनों चार्ज कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो माइनस क्यू है ना, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और ये प्लस क्यू कौन से डायरेक्शन में जाएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव की ओर। तो जब भी आप कोई कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तो उनसे ना उनके कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, फील्ड सेटअप होगा, और वो फील्ड सेटअप होने की वजह से उनके अंदर उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनकी क्या होगी, वहाँ पे मूवमेंट होगी, और उनकी वजह से आपको करंट मिलती है। चलो तो वहाँ पे लेके जाता हूँ मैं आपको। आपकी इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, yet it treated as a scalar because current follows the laws of scalar addition, ठीक है। उनके लिए वेक्टर एडिशन नहीं काम करती, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन करते हैं ना, लेकिन वो एडिशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, क्लियर, यस और नो। चलो तो यहाँ पे ये देखो एक कंडक्टर है, और एक कंडक्टर के अक्रॉस ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपने कोई V, तो ये पॉजिटिव एंड है और एक ऑन है नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी एक फील्ड सेटअप होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, ये वाले डायरेक्शन में। मतलब ये देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। चलो फिर अगर मैं बोलूँ ये नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव आपकी जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। अब देखो एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करते, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी जो कन्वेंशनल करंट है वो कौन से डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम क्या बोलते हैं कि सर्किट में हमें करंट किसकी वजह से मिलता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये वाली है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली होगी। लेकिन जब भी हमें सर्किट में करंट रिप्रेजेंट करना है, हम कौन से मेथड से करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट यूनिट के अंदर भी हमें करना है, थर्ड यूनिट के अंदर भी करना है हमें, और आगे जाके 14th यूनिट के अंदर भी सेम क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन हर एक बार अलग अलग टॉपिक के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने क्लासीफाई किया था कि जो मटेरियल चार्ज को फ्लो होके जाने देगा, ठीक है, तो वो आपकी कंडक्टिंग है, नहीं जाने देगा, और नॉन कंडक्टिंग है।
और सेमीकंडक्टर बीच वाला है, ठीक है। 14th यूनिट में हम एनर्जी गैप से डिफाइन करेंगे उनको, लेकिन यहाँ पे देखो अभी 3rd यूनिट के लिए, तो 3rd यूनिट के अंदर हम उनको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दी रेजिस्टिविटी। तो 3 मटेरियल की क्लासिफिकेशन है, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यस और नो। चलो तो फर्स्ट कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल है? मटेरियल विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब चार्ज को जो फ्लो होके जाने देता है मटेरियल, वो आपका कौन सा मटेरियल होता है? कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, क्योंकि वहाँ से करंट फ्लो होगा। अब देखो कोई भी मटेरियल से करंट कब फ्लो होके जाएगा? जब उनका रेजिस्टेंस कम हो, जब उनकी रेजिस्टिविटी कम हो, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम रहती है। कौन से रेंज में होती है? 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम इंटू मीटर टू 10 टू द पावर ऑफ -6 ओम इंटू मीटर, ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? क्लियर। तो रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से चार्ज आपका इजीली क्या होगा? कंडक्टर से फ्लो होगा। क्लियर। चलो आगे देखो, यहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी लिख के दी है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, जस्ट नंबर यहाँ पे दिया है रेजिस्टिविटी का, और आगे जाके जब रेजिस्टिविटी हम स्टडी करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर। तो आपको पता है कि आपकी जो कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है, तो उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। और आपकी ये जो निकल और यहाँ पे देखो निक्रोम, मतलब कि आपकी जो निकल और क्रोमियम की जो मिक्स्ड एलॉय है, ठीक है, तो उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। क्लियर। तो उनको कहाँ पे यूज़ करते? हीटर के अंदर। चलो तो ये रेजिस्टिविटी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो खाली फोकट अपना टाइम मत वेस्ट करना है यहाँ पे, जस्ट आपको सिंपल क्लासिफिकेशन याद रखना है, और एक क्लासिफिकेशन भी कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। चलो फिर नेक्स्ट इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर मतलब कि आपकी नॉन कंडक्टर्स कौन सी है? नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स, ठीक है। तो सीधी बात है कि ये आपकी जो नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स होगी उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आप देखो यहाँ पे बोला है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है? 10 टू द पावर ऑफ 4 ओम इंटू मीटर। देखो प्लस में यहाँ पे, ये अपना आगे था वो माइनस वाला था, ठीक है। क्लियर। फिर यहाँ पे आपको बोला है कि ग्लास, माइका, बैकेलाइट, हार्डर रबर हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 14 टू 10 टू द पावर ऑफ 16 ओम इंटू मीटर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? क्लियर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है, तो ये सारी आपकी इंसुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर के पास दोनों वाली प्रॉपर्टी होगी, ये कंडक्टिंग वाली और इंसुलेटर वाली दोनों प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। क्लियर। दिस आर द मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटीज लाइज बिटवीन दोज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब 10 टू द पावर ऑफ -6 ओम इंटू मीटर, ये किसकी है? कंडक्टर की है। ये किसकी रेजिस्टिविटी है? कंडक्टर की है। और 10 टू द पावर ऑफ 4 ओम मीटर कौन सी रेंज में? इंसुलेटर के लिए। तो इनके पास दोनों रेंज है, मतलब कि सेमीकंडक्टर बिहेव करेगी एज अ कंडक्टर एंड इट कैन बिहेव एज अ इंसुलेटर टू। तो आपको पता है कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टिपिकल सेमीकंडक्टर। रेजिस्टर आर मेड ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, सम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आर यूज्ड। अब देखो तो ये आपकी जो रेजिस्टर होती है तो उनके अंदर कौन सी मटेरियल होती है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। क्लियर। तो यहाँ वो आगे जाके हम स्टडी करने वाले टाइप्स ऑफ रेजिस्टर के अंदर। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे मैं नोट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपकी जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है ना, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज्ड होगा, अगर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर आप इंक्रीज करो तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है रो, वो क्या होगी? आपकी कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो आपकी ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है वो कैसे बिहेव करेगी? एज अ कंडक्टर, यस और नो, ठीक है। फिर अगर टेम्परेचर में ड्रॉप करूँ, टेम्परेचर अगर इनका ड्रॉप होगा, ठीक है, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी,
क्लियर। तो एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है इनके पास। क्लियर, इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हो और आपकी कंडक्टर की तरह भी। फिर देखो मेटल के अंदर ये वाला केस उल्टा होता है कि मेटल में कंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये इनसे उल्टा याद रखना। ऐसा क्यों है तो आगे जाके हम उनको स्टडी करने वाले। क्लियर, यस और नो, समझ में आ कि नहीं आप सबको। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है carriers of current. A charged particle which by flowing in a definite direction set up an electric current are called current carriers. कि जिसकी वजह से करंट आपकी बन रही है, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलोगे, carriers of current. तो यहाँ पे हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, मतलब एयर के लिए हमें करंट कैरियर्स देखने। तो फर्स्ट है सॉलिड के अंदर हम तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कौन होगी आपकी, कंडक्टिंग मटेरियल होगी, इंसुलेटिंग मटेरियल होगी एंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगी। ये देखो लाइव लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर से खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको पता है कि आपकी जो कंडक्टर्स होती है तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे करंट बनता है। तो उनके जो करंट कैरियर से सॉलिड कंडक्टर के अंदर वो क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन होगी। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। फिर देखो तो उनका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में वो ड्रिफ्टिंग करेगा तो उनकी वजह से आपको करंट मिलता वही है। फिर देखो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो आपकी जो इंसुलेटर है, आपकी जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उनके अंदर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, ठीक है, उनके अंदर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते। फिर होते आपके सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर आपकी दो टाइप की सेमीकंडक्टर होती है, एन टाइप और एक होती है पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो वाली है कि जिसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपकी कौन होगी, इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप वो वाली चार्ज सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कि जिसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपकी क्या होती है, होल्स होती है, ठीक है। क्लियर, तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आप काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हो 14th यूनिट के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं लेके जाता, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे याद रखो कि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जिसकी ज़्यादा नंबर होती है तो वो कौन होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप के अंदर क्या होती है, आपकी होल्स। क्लियर, तो उनकी वजह से करंट मिलेगा। क्लियर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों कंबाइनली क्या बनेगी, चार्ज कैरियर्स बनेगी। होल्स क्या होता है मैंने आपको लाइव लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, याद है कि नहीं सबको, है ना। लाइव लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था कि होल्स क्या होगा, ठीक है। फिर देखो करंट कैरियर्स इन अ लिक्विड, करंट कैरियर्स इन अ लिक्विड। तो देखो आप H2SO4 की बात करो या CuSO4 की बात करो तो आप ऐसे लिखते हो ना, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ये पॉजिटिव आयंस है और एक और है नेगेटिव आयंस। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो वहाँ पे आयंस की ट्रांसफ़र होती है कि नहीं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट बनती है वो किसकी वजह से होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से। तो याद रखो कि लिक्विड के अंदर आपकी जो करंट कैरियर्स है वो कौन है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। कौन है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर इतना। चलो करंट कैरियर्स इन केसेस, तो ये भी आपको डिटेल में काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, लेक्चर के अंदर, लाइव लेक्चर के अंदर। तो देखो यहाँ पे कि ऑर्डिनरी जो आपकी गैसेस होती है वो क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है, ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग होती है। लेकिन अगर हाई पोटेंशियल मिलेगा तो उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, आयनाइजेशन होगा। ये आपने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में भी देखा था ना कि एक स्फीयर था, इनके ऊपर आप चार्ज ऐड करते गए तो यहाँ पे जो एयर है तो उनका पोटेंशियल इतना यहाँ पे ज़्यादा बन गया ये सराउंडिंग के अंदर कि यहाँ पे एयर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। एयर का ब्रेक डाउन होना मतलब क्या कि उनके अंदर जो भी गैसेस है उनकी एटम से ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी। क्लियर, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होगी और साथ में जो एटम से निकलेगी वो एटम क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। तो ये आयनाइजेशन होने की वजह से वो कंडक्टिंग बन जाएगी मीडियम ये वाली, और उनके अंदर चार्ज कैरियर्स, करंट कैरियर्स कौन होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन,
फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव आयंस, याद रखना, ठीक है। समझ में आ कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव आयंस, क्लियर इतना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो वही रीड कर लेना, वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको लाइव लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी ओम्स लॉ, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखो, अंडर द डिफाइनेट फिजिकल कंडीशन लाइक अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of the conductor, ठीक है। तो पोटेंशियल और करंट की रिलेशन कौन सी है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगी आपकी आर। ये जो आर कांस्टेंट है वो कोई नहीं, आपका कौन है, रेजिस्टेंस है। कौन है, आपकी रेजिस्टेंस। और इक्वेशन आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, वी बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि आर क्या होगी आपकी, वी बाई आई के बराबर, क्लियर। ये आर जो है वो कोई नहीं, आपका रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे इनका मतलब भी समझो कि यहाँ पे आपको ये क्या बोला, डिफाइनाइट फिजिकल कंडीशन। तो देखो जब भी आपको मैंने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल करवाया ना, तो उनके अंदर बोला था कि मेटल मतलब कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उनका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, मतलब उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इनकी जो कंडक्टर की टेम्परेचर है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। समझ में आया, इसीलिए ये आपको खास यहाँ पे ऐड करके दिया है, क्लियर। बाकी सब सिंपल ये कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा अक्रॉस दी कंडक्टर उतनी ज़्यादा करंट वहाँ पे फ्लो करके जाएगी। और अगर दोनों का वी और आई का ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो वो देखो एकदम स्ट्रेट मिलेगा ऐसे, क्लियर। और आपको पता है ना कि जो मटेरियल के लिए ग्राफ है ये वाली सीधी मिले उनको आप क्या बोलते हो, ओमिक मटेरियल। और जो मटेरियल ए ग्राफ फॉलो नहीं करेंगे उनको आप क्या बोलोगे, नॉन ओमिक मटेरियल। लाइक आपकी जैसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो वो नॉन ओमिक मटेरियल है, आपकी कंडक्टर है तो वो ओमिक मटेरियल है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आ जाओ फिर वापस, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो आपकी जो यूनिट होगी रेजिस्टेंस की वो क्या होगी, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर। और इसको आप क्या बोलते हो, ओम भी बोलते हो, और ये इनका सिंबल है। फिर दूसरी बात कि ये जो रेजिस्टर है ना, रेजिस्टेंस, वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कि आपकी जो कंडक्टर होगी उनकी डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, मतलब उनकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, उनके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, जो आगे जाके हमें स्टडी करना है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। चलो क्लियर इतना। तो आर किसके बराबर होगा यहाँ पे, वी डिवाइड बाई आई। अगर आपको ओम्स लॉ पूछे तो इतना आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे डिटेल में जाते। अब देखो दूसरी बात कि अगर मैं इनका वी और आई का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये आई वी है ना, तो उनकी जगह पे यहाँ पे वी और यहाँ पे कौन, आई, तो वो भी आपको क्या मिलेगी, ऐसे सीधी लाइन मिलेगी, यस और नो। चलो तो ये ग्राफ की स्लोप आप निकालोगे ना, तो ये v और ये क्या होगा आपका i। तो v बाई आई स्लोप आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। लेकिन ये देखो i और v का स्लोप क्या देगा आपको, आगे जाके आप डिफाइन करोगे, ये 1/r देता है। i डिवाइड बाई v आपको क्या देगा, 1/r। और आगे जाके बोलोगे कि 1/r क्या होती है आपकी कंडक्टेंस, 1/r क्या होती है कंडक्टेंस। तो ये v और i का ग्राफ आपको वी आई का ग्राफ का स्लोप आपका रेजिस्टेंस देगा, और आई और वी ग्राफ की स्लोप आपको 1/r मतलब वो क्या देगी, कंडक्टेंस देगी, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, चलो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कौन है, मैंने आपको पहले बोला था, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट से जो अपोजिशन ऑफर्ड होती है बाय द कंडक्टर उनको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। और अभी आपने इक्वेशन लिखा था आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, क्लियर। तो अगर v इज इक्वल टू 1 वोल्ट कंसिडर करो और करंट कितना मैं कंसिडर करूँ, 1 एम्पियर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका, 1 ओम। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगी, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द conductor is 1 volt, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm। तो देखो यहाँ पे
1 ohm is the electrical resistance of a conductor through when current is 1 ampere and potential difference across the conductor is 1 volt. yes or no? चलो अब सबसे बड़ी बात उनकी डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपकी रेजिस्टेंस की कौन है डायमेंशनल फार्मूला. देखो ये डायमेंशनल फार्मूला अभी याद रखोगे क्योंकि आगे जाके ना मुझे और क्वांटिटीज़ के लिए भी ये आपको करवाना है. चलो तो यहाँ पे देखो कि ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे. वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर है ना. ठीक है, एम्पियर का तो सबको पता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, और उनका करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा A1. यहाँ पे लिख दूँ मैं A1. लेकिन वोल्ट का क्या होगा, तो वोल्ट के डायमेंशनल फार्मूला के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को हिंट दिए. देखो W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये इक्वेशन आपने कहाँ पे देखा था सेकेंड यूनिट के अंदर. तो V क्या होगा W बाई Q. तो W का यूनिट क्या होता है जूल. ठीक है, और W का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है M1L2T-2, और एक कौन है चार्ज. तो चार्ज का क्या होगा A1T1. तो ये क्या मिलेगी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज M1L2T-3A-1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा M1L2T-3A-1, और ए डिवाइड बाई A1 होगा कि नहीं, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2. तो आपको डायमेंशनल फार्मूला क्या मिल जाएगी M1L2T-3A-2. ये डायमेंशनल फार्मूला किसकी मिली आपको रेजिस्टेंस की. ठीक है, ये किसकी मिली रेजिस्टेंस की. ठीक है, आगे जाके और को डिफाइन करना है हमें. चलो फिर नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस आपने बोली कि खाली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनकी डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है. तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक कंडक्टर कंसीडर करूँ जिसकी लेंथ किसके बराबर है L के बराबर, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर A के बराबर, तो ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. मतलब लेंथ इंक्रीज होगी तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, एरिया से इन्वर्स रिलेशन में होगा. क्लियर, समझ में आ कि नहीं. और साथ में वो किस पे डिपेंड करेगा मटेरियल के नेचर पे और उनके टेम्परेचर पे भी. तो दो इक्वेशन आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करूँ तो वो कांस्टेंट कौन बनेगी रो, और ये रो कौन है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो आप इनको क्या बोलते हो रेजिस्टिविटी. इनको आप क्या बोलते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो फिर क्या बोलोगे आप रेजिस्टिविटी. क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो. क्लियर, चलो तो फिर उनको ही आगे हमें डिस्कस करना है. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो आपने अभी एक इक्वेशन लिया ना R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, यस और नो. तो देखो रो कौन है रेजिस्टिविटी, तो रो क्या होगी RA डिवाइड बाई L. देखो R का यूनिट कौन है ओम, ए एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल. क्लियर, तो ओम इंटू मीटर क्या होगी आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी. ओम इंटू मीटर क्या होगी रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी. चलो तो आपके पास ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, तो अगर वहाँ पर लेंथ में किसके बराबर कंसीडर करूँ 1 मीटर के बराबर, एरिया कितना कंसीडर करूँ 1 मीटर स्क्वायर के बराबर, तो क्या मिलेगा R इज इक्वल टू रो. तो क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस और नो. कि अगर कोई कंडक्टर की लेंथ कितनी है 1 मीटर और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उनका जो रेजिस्टेंस है ना वही उनकी क्या बनेगा रेजिस्टिविटी बनेगा. क्लियर, यस और नो. ठीक है, चलो फिर यहाँ पे इनका ना डायमेंशनल फार्मूला ऐड कर देना एक. ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला.
तो वो क्या होगी ओम इंटू मीटर। यूनिट क्या है इनका ओम इंटू मीटर। देखो अभी अभी आपने ना रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव किया था M1L2T-3A-2। एक इसका डायमेंशनल फार्मूला है रेजिस्टेंस का ओम का। इंटू मीटर मतलब L1 होगा कि नहीं, इंटू L1। तो ये क्या मिलेगा आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो M1L3T-3A-2। ये L3 क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक था और ये दो, तो L3 बनेगा कि नहीं। तो ये आपकी क्या बनेगी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये क्या बनेगी आपकी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट कौन है आपकी कंडक्टेंस। तो देखो मैंने पहले बोला था आपको कि आपका जो कंडक्टेंस है वो कौन है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। कि जैसे रेजिस्टेंस ऑपोजिशन इंडिकेशन करती है, ठीक है, तो कंडक्टेंस आपको क्या दिखा था कितने आराम से आपका चार्ज फ्लो होके जाएगा, कितने आराम से आपकी करंट फ्लो होके जाएगी थ्रू द कंडक्टर। क्लियर। तो कंडक्टेंस जी किसके बराबर होगा 1/r के बराबर। अब देखो यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट कौन है ओम। तो ये ओम इनवर्स होगा, ठीक है, 1/ओम है। तो या तो देखो इनको उल्टा बोलो MHO मोह, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं आप मोह। और उनकी जो सिंबल है ना तो ओम का, ये आपका ओम का सिंबल है ना, ये ओम है, ठीक है, तो ये मोह का सिंबल होगा उल्टा। रिलेशन में भी रेसिप्रोकल है। चलो डायमेंशनल फार्मूला भी आप मुझे बोल दोगे। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या था रेजिस्टेंस के लिए M1L2T-3A-2। एक इसका डायमेंशनल फार्मूला था रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे कंडक्टेंस का क्या बनेगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो M-1L-2T-3A2। तो ये क्या बनेगा आपका कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर सबको, यस और नो, है ना, सबको क्लियर ना ये। चलो फिर नेक्स्ट, फिर आपकी कंडक्टिविटी। तो देखो रेजिस्टिविटी क्या थी आपकी रो, तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी सिग्मा। क्लियर। तो मैं बोलूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे अभी आपने कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन डिफाइन किया वैसे ही तो कंडक्टिविटी क्या होगी 1/रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ये रिलेशन भी याद रखना। चलो तो आपकी जो रेजिस्टिविटी थी उनका यूनिट क्या था ओम इंटू मीटर। क्लियर। तो ये 1/ओम इंटू मीटर क्या बनेगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और आपको पता है 1/ओम को आप क्या बोलते हो मो भी बोलते हो, ठीक है, तो मो इंटू मीटर इनवर्स। तो ये क्या होगा आपका ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। चलो अभी यूनिट है आपके पास तो इनका डायमेंशनल फार्मूला भी। तो देखो पहले मैं रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताऊँ फिर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला याद करो M1L3T-3A-2 था कि नहीं, ठीक है। एक इसका डायमेंशनल फार्मूला था रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी क्या है 1/रो, ठीक है, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो M-1L-3T-3A2। तो ये आपको जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगी तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपकी किसकी होगी कंडक्टिविटी की, ठीक है। हाइलाइटर कहाँ गया, क्लियर। तो ये आपकी कंडक्टिविटी की डायमेंशनल फार्मूला होगी, याद रखना। क्लियर। तो सबकी डायमेंशनल फार्मूला सबके यूनिट आपको याद रखने। देखो करंट डेंसिटी का टॉपिक ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके साथ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ओके बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप फटाफट से लाइक कर दो और शेयर भी करो। ओके बाय, हैव अ गुड डे।